हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 11 का हिस्ट्री का टर्म सेकंड का क्वेश्चन पेपर। डिटेल में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर को कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके लिए फ्रेम किया जाता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके इस एग्जाम में, और साथ के साथ कितने सेक्शन में इस क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया जाता है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ के साथ हम लोग सिलेबस भी डिस्कस करेंगे जहां से आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, और साथ के साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए किस तरह के फ्रेम किए जा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि आपका जो ये एग्जाम है टर्म सेकंड का, वो 40 मार्क्स का होने वाला है, जिसके लिए आपको 90 मिनट और किसी किसी स्कूल में आपको ये 2 आवर का भी देखने को मिल सकता है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए के अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक होंगे, और ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होने वाले हैं। उसके बाद सेक्शन बी के अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 7 तक होंगे, और इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 6 मार्क्स के होंगे, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप के ये क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 9। ये दोनों क्वेश्चन जो होंगे आपके वो सेक्शन सी में होंगे, और ये क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होने वाले हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी यानी कि जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, और इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो 2 मार्क्स के होने वाले हैं। तो ये सारा है, तो क्वेश्चन पेपर का एक फॉर्मेट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस आपका क्या कवर होने वाला है। तो आपकी जो हिस्ट्री की बुक है उसके अंदर चैप्टर है चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन, ये आपका सिलेबस का पार्ट है। उसका नेक्स्ट है द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट इंडिजिनस, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। साथ के साथ जो मैप है ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर होता है, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको लोकेशन मार्क करनी होगी मैप के अंदर। अगर हम चैप्टर वाइज अगर बात करें कि भी किस किस चैप्टर के कितने कितने मार्क्स हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके सामने 4 चैप्टर है, और ये 4 चैप्टर के 10 मार्क्स आपके होने वाले हैं। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब डिटेल में एक एक करके हम सेक्शन को डिस्कस करेंगे कि हर एक सेक्शन में क्वेश्चन किस टाइप के आपके लिए फ्रेम किए जा रहे हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेक्शन ए के साथ। सेक्शन ए में है आपके क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्टिन लूथर इन द 16th सेंचुरी टू इंट्रोड्यूस द न्यू आइडिया इन क्रिश्चियनिटी, यानी कि मार्टिन लूथर किंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये आपको बताना है। 16th सेंचुरी में जब ये थे और इन्होंने क्या क्या न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस किया था क्रिश्चियनिटी में, ये आपको बताना है। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये होने वाला आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, डू यू ascribe द प्रिंटेड बुक्स एज मेजर एस्पेक्ट ऑफ ब्रिंगिंग रेनेसांस इन इटली। इटली के अंदर जो एक तरह से एक चेंजेस आए थे, बहुत सारे जो चेंजेस डेवलपमेंट जो हुई थी, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो प्रिंटेड बुक्स थे उनका कितना मेजर एक रोल रहा था। इसके बारे में आपने बताना है कि किस तरह से वहां के अंदर सारी चीजें चेंजेस हुई थी, ये आपको बताना है। इसे एक्सप्लेन करके आपने आंसर लिखना है, और ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास इंटरनल चॉइस भी है। हाउ डिड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन द यूरोपियन ट्रेडर एंड द नेटिव्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका प्रूव बेनिफिशियल फॉर द यूरोपियंस। अगर हम यूरोपियन की बात करें, जो यूरोपियन कंट्री में लोग हैं उनके बारे में बात करें, तो उन्होंने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, ट्रेड स्टार्ट किया था नॉर्थ अमेरिका के लोगों के साथ, तो किस तरह से यूरोपियन लोगों के लिए बेनिफिशियल हुआ था, फायदे का सौदा हुआ था एक बिजनेस जो इन्होंने स्टार्ट किया था, ट्रेड स्टार्ट किया था, इसके बारे में आपको बताना है। यानी फिर ये ऑप्शन भी आपको इसके अंदर दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर कि आप ये भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास चॉइस है, नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है टू व्हाई डिड द यूरोपियन स्टार्ट टू कम एंड सेटल डाउन इन अमेरिका ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, राइट एनी 3 रीजन बिहाइंड इट। कि आपको पता होगा जब आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी थी, इसमें आपको पढ़ के पता लगा कि 19th सेंचुरी की अगर बात करें, उस टाइम एक दौर आया था जब यूरोपियन लोग, यानी कि यूरोपियन कंट्री जितनी है वहां के लोग जाके अमेरिका में जाके सेटल होना स्टार्ट करने लग गए और वहां पे रहने लग गए। तो वहां पे जाके वो क्यों रहने लग गए, उसके पीछे रीजन क्या है, वो रीजन आपको लिखना है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि 3 मार्क्स का है, इसलिए क्वेश्चन में ही आपको मेंशन कर दिया गया है कि आपको 3 रीजन लिखने हैं। देखो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और इस तरह के रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप 2 मार्क्स के लिए 2 रीजन मेंशन करोगे। अब यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 रीजन लिख दोगे। और इसी तरह सपोज कर लो सेम क्वेश्चन अगर आपका 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का होता, तो 5 के अकॉर्डिंग 5 रीजन लिख देते, और 6 के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, 6 रीजन लिख दोगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, when and by whom the Kuomintang party was formed।
वेयर व्हाट वर इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी कुमनटोंग पार्टी जो फ्रेम की गई थी, इसे जो स्टैब्लिश किया गया था, ये कब स्टैब्लिश हुआ था और किसने इसे स्टैब्लिश किया था, पहले उसका आपको नाम बताना है। और साथ के साथ इसे जो फ्रेम करने का, इसे स्टैब्लिश करने की ऑब्जेक्टिव क्या था इसके पीछे, यानी इस पार्टी को बनाने के पीछे कारण क्या था, उद्देश्य क्या था, ये भी आपको इसके अंदर बताना है। अब ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स का मतलब अब ये समझ लीजिए कि 1 मार्क्स में आपका ये व्हेन और हुम का आंसर हो जाएगा, कि वो डेट ईयर जो भी है वो आप बता दोगे, और किसने ये पार्टी फ्रेम की थी उसके बारे में बता दोगे। अब बाकी जो रिमेनिंग 2 मार्क्स हैं वो इसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर हो जाएंगे, यानी कि आपको इस क्वेश्चन के आंसर में एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्टिव तो लिखने ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, और ये जो क्वेश्चन है आपके, ये लॉन्ग आंसर राइटिंग टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर देना होगा, ठीक है। और ये आपका जो सेक्शन बी है, इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सब के सब क्वेश्चन 6 मार्क्स के हैं, तो यानी कि आपको डिटेल में अपना आंसर लिखना होगा। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चेंज द lives of worker, women and children in the England in the early 19th century, यानी कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, खास तौर पे ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये इंग्लैंड को ध्यान में रख करके आपको आंसर करना है, तो वहां के लोग के जो वहां पे रहते थे, वर्कर, वुमेन और चिल्ड्रन, उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेके आया था, ये आपको बताना है। और ये जो चेंजेस आपको बता रहा है अकॉर्डिंग टू 19th सेंचुरी, कि 19th सेंचुरी में जो जो चेंजेस आए थे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। यानी कि आप ये कह सकते हो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो आया था, लोगों के लिए एक तरह से कह सकते हो जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो गई होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ में कुछ कुछ चेंजेस आया होगा, बच्चों के लिए क्या बेनिफिट हुआ होगा, वो सारी चीजें आपको डिटेल में अपने आंसर में लिख देना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास इंटरनल चॉइस भी है, यानी कि आप ऊपर वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर वाले क्वेश्चन को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ गोल्ड रश इन द नॉर्दर्न अमेरिका एंड हाउ इट बिकेम अ कर्स फॉर द नेटिव पीपल। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि गोल्ड रश जो होता है, ये जो टर्म है, इस टर्म से आप क्या समझते हैं, पहले तो आपको ये डिफाइन करना है, इसकी मीनिंग आपको अच्छे से बताना है, यानी कि जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टर्म से बनती है, पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग आप एक मीनिंग के रूप में, डेफिनेशन के रूप में बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया हाउ इट बिकम अ कर्स फॉर द नेटिव पीपल, यानी कि वहां के नॉर्दर्न अमेरिका के जो नेटिव पीपल थे, वहां के लोगों के लिए किस तरह से कर्स बन गया, एक तरह से ये श्राप बन गया, ये आपको बताना है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स में तो जैसे यहाँ पे ब्रेक किया गया है, 2 मार्क्स में तो आप ये बता दोगे मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह, और 4 मार्क्स में इसके पीछे रीजन क्या है वो आप बता दोगे, ठीक है। तो रीजन यहाँ पे 4 रीजन एटलीस्ट जरूर लिखना, क्योंकि 4 मार्क्स आपके रीजन बेस्ड, ये जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, उसके बारे में पूछा गया है। और 2 मार्क्स जो होगा आपका, ये आप मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या बनती है उसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है जहां पे ये क्वेश्चन आपको करना था। या फिर आपके पास ये सेकंड पार्ट भी है जिसमें चॉइस गिवन है, उस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है डिस्कस द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ यूरोपियन एंड द नेटिव अमेरिकन्स हेड ऑफ ईच अदर एंड द डिफरेंट वे इन विच दे शो द नेटिव्स। अच्छा, अब आपको ये डिफरेंशिएट करके बताना है कि जो यूरोपियन लोग थे और खासतौर पे जो अमेरिकन लोग थे, नेटिव अमेरिकन, यानी कि जो वहां के रहने वाले जो अमेरिकन थे, उनके बीच के एस्पेक्ट को आपको डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के आंसर में, कि किस तरह से वो नेटिव लोगों को देखते थे। नेटिव का मतलब होता है जो जहां का रहने वाला हो। सपोज मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, तो दिल्ली में बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं, तो मैं दिल्ली का हूं इसलिए मैं क्या हो गया, दिल्ली का नेटिव हो गया। बट दिल्ली में अदर स्टेट से भी लोग आते हैं, लेकिन वो कह सकते हो कि नेटिव लोग नहीं है। नेटिव का मतलब ये होता है जो वहां के लोग हो, ठीक है। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी आप इस तरह कोरिलेट करके आप अपना आंसर दे सकते हो, कि जैसे अमेरिका में क्या हुआ था, यूरोपियन लोग वहां जाके शिफ्ट करने लग गए थे, तो यूरोपियन जो लोग रहते जरूर थे अमेरिका में, बट नेटिव पीपल कौन थे, जो अमेरिका के ओरिजिनल लोग थे, ठीक है। तो इस चीज को कोरिलेट करके आप अपना आंसर दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपका 6 मार्क्स का होने वाला है, चॉइस है, कोई भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7, और ये 7 क्वेश्चन भी आपका 6 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि इसे भी आप डिटेल में अपना आंसर दे सकते हो। और यहाँ भी आपके पास इंटरनल चॉइस भी है, यानी कि या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए या आप नीचे वाला क्वेश्चन कर लीजिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो पहले मैं ऊपर वाला क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। मेर्जी रेस्टोरेशन वाज ए टर्निंग पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, एग्जामिन द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट आपको गिवन है कि मेर्जी रेस्टोरेशन जो था ये वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक तरह से
टर्निंग पॉइंट था। अब ये टर्निंग पॉइंट क्यों था, इसके पीछे रीजन आपको पता होगा, वो रीजन आपको बताना है और इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है एग्जामिन करके। यानी कि इस स्टेटमेंट में जो बातें लिखी गई है, क्या ये बातें आप इससे एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, जो भी आप सोचते हो इसके बारे में, उसके बारे में आपको लिखना है एक्सप्लेन करते हुए। तो क्वेश्चन ये 6 मार्क्स का है, तो आपको डिटेल में इसका आंसर लिखना होगा। या फिर आप नीचे वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, डू यू थिंक दैट Mao Zedong and the Communist Party of China were successful in liberating China and laying the basic for its current successor? अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जब चाइना का रिफॉर्म हो रहा था और यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी आ रही थी और खासतौर पर माओ जेडोंग जो थे, तो उन्होंने जो एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी को जो फॉर्म किया था और चाइना को लिबर्टिंग कंट्री के रूप में जो रिप्रेजेंट किया था, बनाया था, तो वो क्या ये सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए, और इसके बाद जो उसके सक्सेसर थे, ठीक है, उनके साथ आपको उसका कंपैरिजन करके बताना है। यानी कि चाइना की हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए और आज की जो सिनेरियो में, दोनों के बारे में आपको कंपैरिजन करके अपना आंसर बताना है कि भी वो सक्सेसफुल हुए नहीं हुए, जो भी आप सोचते हो अपने अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख देना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका 6 मार्क्स का है, जिसके अंदर आपको डिटेल में अपना आंसर करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सेक्शन सी, और सेक्शन सी में आपके पास ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये पैराग्राफ गिवन है, और ये जो पैराग्राफ पैसेज जो भी कह लो आप इसे, ये एक तरह से कह सकते हो किसी के बारे में आपको मेंशन किया गया है कि लियोनार्डो डा विंची के बारे में आपको मेंशन किया गया है, वो किस टाइप के इंसान थे, उनको कितनी नॉलेज थी, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। और इसकी बेसिस पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, कि पहले आपको ये जो सोर्स गिवन है, यानी जो पैसेज गिवन है, इसको पहले रीड कर लेना है लियोनार्डो डा विंची के बारे में। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपको यहाँ से नॉलेज गेन करते हो आप, उस बेसिस पे, उस इंफॉर्मेशन पे आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो 8th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, यानी 8.1 में आपसे पूछा जा रहा है, हु वाज लियोनार्डो दा विंची। अब लियोनार्डो दा विंची थे कौन, इसके बारे में पहले आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिखोगे। अब ये जो आपको लिखना है, यहां से पढ़ोगे, इसमें से जो भी आपकी मीनिंग समझ में आ रही है, जो जितना आप समझ पा रहे हो कि किस टाइप के ये पर्सन थे, तो वो आपको बता देना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 8.2, मेंशन द नेम ऑफ 2 पेंटिंग मेड बाय द लियोनार्डो विंची। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा जो भी पेंटिंग बनाई गई थी, आपको 2 पेंटिंग के बारे में, 2 पेंटिंग्स के नेम मेंशन करना है, जो उसने टाइटल वाइटल रखा था, जो भी खासतौर पे आप जानते हो, उसकी एक पेंटिंग तो बहुत ज्यादा फेमस है, वो आज के टाइम पे भी फेमस है, तो वो मुझे कमेंट में नीचे बताना आप लोग कि कौन सी पेंटिंग है इनकी, जो आज तक एक तरह से बहुत सारा जो एक तरह से फेमस है वर्ल्ड वाइड, वो नाम आप मुझे कमेंट में लिख के भी बताना। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको पेंटिंग के बारे में पूछा जा रहा है, 2 पेंटिंग के बारे में, तो दोनों के बारे में आप अपना आंसर में लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट है 8.3, इस क्वेश्चन में व्हाट वाज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लियोनार्डो विंची। लियोनार्डो दा विंची जो थे, इसका इंटरेस्ट का एरिया क्या था, यानी कि किस सब्जेक्ट, किस स्पेशलिस्ट थे। वैसे सही बताऊं तो उसको बहुत सारे सब्जेक्ट की नॉलेज थी, बहुत सारा नॉलेज था। ठीक है, तो आप उन सारे चीजों के बारे में डिटेल में अपने आंसर में लिख सकते हो। क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो वो मैक्सिमम सब्जेक्ट जो आप लिख सकते हो उसके बारे में जरूर लिख देना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 इस टाइप का होने वाला है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप ये स्क्रीनशॉट लेकर के भी देख सकते हैं, इसे अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है, यानी कि यहाँ पे भी आपको केस स्टडी दी जा रही है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, कि पहले आपको क्या करना है, ये जो पैसेज आपको गिवन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद, मैं इसे पढ़ के रीड नहीं करूंगा, बस आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसे पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जो क्वेश्चन है उसके आंसर करने हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जो इस 9th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द सोर्स ऑफ पैसेज, कि जो पैसेज है इसका सोर्स कहां से इसे लिया गया है, पहले तो आप ये बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेंशन भी किया गया है नोबल का नाम और किस नोवेल से लिया गया है, तो वो आप बता सकते हो अपने आंसर के अंदर। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है व्हाट इज कोक टाउन। कोक टाउन जो है ये होता क्या है, ये क्या चीज है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है अपने इस पैसेज में, जो भी आपने पढ़ा उसकी मीनिंग आपको बता देनी है। और थर्ड पार्ट है, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब देखो, वर्ल्ड वाइड जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़े थे, ये आपको बताना है। पॉजिटिव तो बहुत सारे सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव पूछा जा रहा है कि इससे क्या क्या नुकसान हुआ है नेचर को, लोगों को, जो भी आप समझ पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर दे देंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, ये 4 मार्क्स का होने वाला है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट 1-1 मार्क्स के हैं, और जो थर्ड पार्ट है ये आपका 2 मार्क्स का होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जो सेक्शन डी के अंदर कवर होता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में है आपके लिए, ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड लोकेट द लेबल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग
विद एप्रोप्रिएट सिंबल। अब देखो ये आपको वर्ल्ड मैप गिवन है, तो पहले छोटी सी बात जो आपको बताऊंगा कि जब भी आप एग्जाम में वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप या किसी भी टाइप का मैप फिल करते हैं तो भाई देखो इसके अंदर सबसे मेन चीज जो बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन किया करो कि कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, ठीक है। उसके अलावा आप अपना नेम, क्लास, रोल नंबर, ठीक है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये जरूर मेंशन किया करो अपने मैप में। अक्सर क्या होता है जब भी हम मैप वगैरह टैग करते हैं तो भाई ये फटवट जाता है या अलग हो जाता है और ये मैप वाले आंसर के मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो ये चीज अवॉइड करो कि भाई ये मिस्टेक आपसे ना हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जरूर लिखो और अपने मैप को जरूर बांधा करो, ठीक है। वैसे तो बेसिक है, आप लोग पहले से भी करते आते हो ऐसी प्रैक्टिस, ठीक है, फिर भी मैंने जरूरी समझा बता दिया कि कुछ बच्चों से ये मिस्टेक हो जाती है। अब देखो इस क्वेश्चन में जैसे आपसे बोला गया कि मैप के अंदर ये लोकेशंस आपको फिल करनी है, तो फर्स्ट आपके पास है द प्लेस वेयर द रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश्ड इन 1949। 1949 में रिपब्लिक ऑफ चाइना जो एस्टेब्लिश हुई थी वो आपको बताना है। तो आप ये देख सकते हो हमारी कंट्री है, तो हमारी कंट्री के आसपास ही आप जानते हैं कि भाई ये चाइना का एरिया आ जाता है, तो आप लोकेट करके बता सकते हो चाइना कहाँ पे फॉर्म की गई थी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इसकी के अंदर जो ऑप्शन दे रखा है इसमें आपसे पूछा जा रहा है द प्लेस वेयर द कमेंडरेट मैथ्यू पेरी अराइव इन जापान, चलिए यानी कि जापान के अंदर, जैसे आप जापान का एरिया ही जानते हो, ये वाला जो एरिया जापान का है, इस एरिया में कहाँ पे ये पर्सन यानी कि कमांडोर मैथ्यू आए थे, उस प्लेस को आपको लोकेट करके बता देना है, ठीक है। कोई दो जो आपको दे रखे हैं दोनों में से किसी एक को करना है, दोनों को करने की जरूरत आपको नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए बी पार्ट, और ये तो पूरा था ए पार्ट जिसके अंदर आपके पास चॉइस थी, कोई एक कर सकते थे। अब नीचे वाले में आपसे बोला जा रहा है ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड अ प्लेस वेयर द ऑस्ट्रेलिया स्टैब्लिश्ड देयर ओन कैपिटल इन 1911 मार्क्ड एज ए। अब देखो ऑस्ट्रेलिया का मैप जो है, इस मैप के अंदर उस प्लेस को नाम मेंशन करना है और मार्क करना है उसे ए लेटर से कि किस प्लेस पे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी कैपिटल को स्टैब्लिश किया था। और फर्दर आपसे बोला जा रहा है आइडेंटिफाई इट एंड राइट इट्स नेम ऑन द लाइन ड्रॉन नियर देम। इसको आइडेंटिफाई करके उस प्लेस का नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो इस टाइप का आपका टर्म 2 का क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री का आने वाला है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो लाइक करके मुझे जरूर बताना कि भी वीडियो में जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की आपको वो आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट रह जाता है, कुछ चीजें नहीं समझ में आई, तो नीचे कमेंट में लिख के भी आप पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो @Mr. Krishna Sir, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जहां आप मैसेज करके अपने डाउट्स वगैरह भी मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।